हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 6 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस का रिमेनिंग पार्ट्स पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमारा पहला टॉपिक में है एक्टिविटी 6.8। एक्टिविटी 6.8 में बोला है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें 1 टीस्पून फुल करके विनेगर लेना है। उसमें आपको 1 पिंच मतलब थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करना है। 1 चुटकी बेकिंग सोडा आपको वहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आप देखोगे जब आप बेकिंग सोडा उसमें ऐड करोगे, ऐड करने के साथ साथ एक हिसिंग जैसा साउंड आएगा। उसके साथ साथ वहाँ पे बहुत सारा बबल्स दिखेगा, बबल्स ऑफ गैसेस जो ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रेश चूने का वाटर जो होते हैं, चूना का वाटर जिसे लाइम वाटर कहा जाता है, वो आपको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद जो आपके पास बेकिंग सोडा और विनेगर वाला वाटर था, सोल्यूशन था, उसको लाइम वाटर से पास कराना है। पास कराने के बाद आप क्या देखोगे, तो उस टेस्ट ट्यूब में आपको किस तरीके की चेंजेस दिखेगा। जो विनेगर था, विनेगर में क्या होते हैं, एसिटिक एसिड होते हैं और बेकिंग सोडा होते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब आप इन दोनों को ऐड किया, मिक्स करने के बाद इट बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड कुछ अदर सब्सटेंसेस भी इससे फॉर्म होते हैं। उसके बाद जब आपने ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस मतलब विनेगर और बेकिंग सोडा का जो मिक्सचर है, उससे जब आपने लाइम वाटर को पास किया, उस लाइम वाटर को पास करने के बाद जो रिएक्शन हुआ वो कुछ इस तरीके का है। तो हम ये फिगर देख लेते हैं पहले। ये जो फिगर है, ये वाला जो टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर है विनेगर प्लस बेकिंग सोडा। विनेगर और बेकिंग सोडा को जब मिक्स किया गया है तो यहाँ पे जो है इस टेस्ट ट्यूब में क्या फॉर्म हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को या इस टेस्ट ट्यूब में है लाइम वाटर से पास किया गया है। पास करने के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। मतलब हमने जब लाइम वाटर और बेकिंग सोडा को ऐड किया, दोनों ने रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने फिर लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करने दिया, लाइम वाटर इसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद इट बिकम्स कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ऐसे लिखते हैं CaCO3। उसके साथ साथ हमें क्या मिला, वाटर H2O। तो ये मिलता है। तो जब हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास होते हैं तो उससे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या करते हैं, लाइम वाटर को मिल्की बना देते हैं, मिल्क जैसा बना देते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक टेस्ट है जिससे लाइम वाटर मिल्की बन जाते हैं, ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। इस बारे में आप क्लास 10 में ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। तो हमने जो केमिकल चेंजेस जहाँ से पढ़ना शुरू किया, वहाँ से जो जितना हमने एक्टिविटीज़ देखा, एक्टिविटीज़ 6.6, 6.8, इन सब में हमने क्या देखा कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। कुछ सब्सटेंस का हमने रिएक्शन कराया, कुछ एक्टिविटी किया, वहाँ से एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता हुआ देखा है। उसके बाद हमने किया एक्टिविटी 6.6 में क्या देखा, एक्टिविटी 6.6 में हमने एक मैग्नीशियम का रिबन को जलाया था, बार्न किया था, और वहाँ से जो ऐश निकला था वो ऐश कुछ और था, एक न्यू सब्सटेंस था। वहाँ पे मैग्नीशियम नहीं था, कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ था। उसके बाद एक्टिविटी 6.7 में हमने कॉपर सल्फेट लिया था और कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन में यूज़ किया हुआ जो शेविंग ब्लेड होते हैं उसको डाल दिया था, जो आयरन का था। उसको डालने के बाद वहाँ से हमें मिला था आयरन सल्फेट और कॉपर। ये दोनों नया सब्सटेंस था। जो कॉपर था वो शेविंग ब्लेड में
लगा हुआ था जो ब्राउनिश कलर का था, तो एक नया सब्सटेंस था। उसके बाद हमने एक्टिविटी 6.8 में क्या देखा, हम एक्टिविटी 6.8 में हमने विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमें वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड ने लाइम वाटर को मिल्की बना दिया। तो हमने ये सारे एक्टिविटीज़ में क्या देखा, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होते हुए देखा है। तो केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। तो जो चेंजेस होते हैं, ए चेंज इन व्हिच वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। जिस चेंजेस से एक या फिर एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उसे केमिकल चेंजेस कहा जाता है। और केमिकल चेंजेस को केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। केमिकल चेंजेस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं इंसान की लाइफ के लिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए। और जितना भी नया सब्सटेंस होते हैं, सारा नया सब्सटेंस एक केमिकल चेंजेस की वजह से होते हैं। जैसे कि हमारा फूड डाइजेशन होता है, हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद खाना डाइजेस्ट हो जाते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि फ्रूट्स पक जाते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन जिससे अल्कोहल वगैरह बनाया जाता है, ये सब भी एक केमिकल रिएक्शन होते हैं। उसके बाद जो मेडिसिन होते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक चेन होते हैं, चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं। उसके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो मेडिसिन होते हैं। जितना भी यूज़फुल मटेरियल्स होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, डिटर्जेंट, सब कुछ केमिकल रिएक्शन से ही बनता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि कोई भी नया सब्सटेंस जो होते हैं, न्यू मटेरियल होते हैं, उसे डिस्कवर करने के लिए केमिकल चेंजेस की ज़रूरत होती है। तो हमने देखा कि जब एक केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं, तो वहाँ से एक या फिर एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। उसके साथ साथ न्यू प्रोडक्ट्स के साथ साथ कुछ और केमिकल चेंजेस होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। जब एक केमिकल रिएक्शन होते हैं वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होते हैं, लाइट प्रोड्यूस होते हैं, रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट रेस ये सब प्रोड्यूस होते हैं या फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। साउंड प्रोड्यूस होते हैं। और जो स्मेल होते हैं, कुछ स्मेल प्रोड्यूस होते हैं या फिर पहले जो स्मेल था, जब केमिकल चेंज होते हैं तो वो स्मेल चेंज हो जाते हैं। कलर चेंज होते हैं। केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो सब्सटेंस का कलर भी चेंज हो सकते हैं, गैस प्रोड्यूस हो सकते हैं। फिर जब हमने देखा था, जब हमने मैग्नीशियम का रिबन को बांध किया था, मैग्नीशियम का रिबन जब बांध हो रहा था तब वो क्या था, एक केमिकल चेंज था। जो उस तरीके से जैसे कि कोयला अगर आप बांध करते हो, लकड़ी या फिर पेड़ का पत्ता, तो वो सारा का सारा केमिकल चेंज होते हैं। आप कोई भी चीज़ें बांध करते हो तो वो एक केमिकल चेंज है। और जब बर्निंग होते हैं, बर्निंग में क्या प्रोड्यूस होते हैं, नया सब्सटेंस क्या प्रोड्यूस होते हैं, बर्निंग में हीट प्रोड्यूस होते हैं। एक्सप्लोशन ऑफ फायर वर्क मतलब अगर कोई भी चीज़ में आग लग जाती है तो वो भी एक केमिकल चेंज है। और जब फायर लगते हैं, कोई भी चीज़ में आग लगती है, तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होते हैं, लाइट प्रोड्यूस होते हैं, साउंड, और उसके साथ साथ कुछ अनप्लीजेंट गैसेस जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देते हैं। इसलिए आपको हमेशा एडवाइस किया जाता है नॉट टू प्ले विथ फायर वर्क। जब जो खाना होते हैं, खाना जब स्पॉइल्ड हो जाते हैं तो वहाँ से भी कुछ गंदा सा स्मेल आते हैं, ये भी एक केमिकल चेंज है। अगर आप एप्पल का स्लाइस कहीं पे रख देते हो, आप एप्पल को काट के अगर जल्दी से उसको खाते नहीं हो तो वहाँ पे एक ब्राउन कलर का कवरिंग आ जाते हैं। अगर आपको ये चेंजेस नहीं दिख रहा है तो आप एक फ्रेश एप्पल का स्लाइस काटिए, कुछ टाइम के लिए अगर रख दोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे एक ब्राउन कलर का कवरिंग आया है, तो वो भी एक केमिकल सेंस है। आप सेम एक्टिविटी पोटैटो और ब्रिंजल के साथ भी कर सकते हैं। तो अगर पोटैटो और ब्रिंजल का स्लाइस कुछ टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में रख दोगे तो वो क्या होगा, उसका जो कवरिंग है वो ब्राउनिश हो जाएगा। तो ये सारा जो चेंजेस है, ये क्या है, केमिकल चेंज है, और यहाँ से न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं।
तो हमने इससे पहले जो चैप्टर 5 था, चैप्टर 5 में हमने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस देखा। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में जब हम क्या करते हैं, एसिड और बेसिस को मिक्स करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइज होने के साथ साथ वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, जैसे सॉल्ट फॉर्म होते हैं, वाटर फॉर्म होते हैं। तो ये न्यूट्रलाइजेशन भी क्या है, एक केमिकल चेंज से, क्योंकि हमने एसिड और बेस को मिक्स किया और वहाँ से न्यू सब्सटेंस सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हुआ। प्रोटेक्टिव शील्ड देखते हैं कि प्रोटेक्टिव शील्ड क्या है। आपने तो ओजोन लेयर का नाम सुना होगा, जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। ओजोन क्या करते हैं, हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये आते हैं सन से, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ये हमारा जो एटमॉस्फेयर में ओजोन होते हैं, ओजोन क्या करते हैं, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो ऑक्सीजन होते हैं ये ओजोन से डिफरेंट होते हैं। तो अगर ओजोन से ऑक्सीजन फॉर्म होते हैं तो ये क्या हो गया, एक केमिकल चेंजेस हो गया, क्योंकि ओजोन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग चीज़ है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर ओजोन एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, हमारे अर्थ सरफेस में एंटर करेगा। जब ये अर्थ सरफेस में आता है तो ये क्या कर, जितना भी लाइफ फॉर्म्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके लिए हार्मफुल है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्किन प्रॉब्लम कर सकते हैं, कैंसर कर सकते हैं। तो ये जो एक ओजोन होते हैं, ओजोन एक नेचुरल शील्ड है, एक नेचुरल प्रोटेक्शन है अगेंस्ट दिस हार्मफुल रेडिएशन। रास्टिंग ऑफ आयरन, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रास्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। तो रास्टिंग ऑफ आयरन क्या है, रास्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, जितना भी आयरन के सामान होते हैं वो सारे सामान में जंग लग जाते हैं। जंग लगने के बाद वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और आयरन से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि जितना भी बड़ा बड़ा ब्रिजेस होते हैं, पुल होते हैं, शिप्स, कार या फिर ट्रक का बॉडी बनाए जाते हैं। और रस्टिंग की वजह से ये सब धीरे धीरे जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो एक मॉनिटरी लॉस है, बहुत बड़ा मॉनिटरी लॉस होते हैं। तो इस प्रोसेस को इस तरीके से इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है। जो आयरन होता है उससे लिखा जाता है Fe क्या होते हैं, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जब आयरन के समान एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब आते हैं तो तब इसमें जंग लग जाते हैं। तो ऑक्सीजन को हम लिखेंगे O2 और उसके साथ साथ होगा वाटर, जो भी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं। तो वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब आयरन आते हैं तो उसमें जंग लग जाते हैं, रस्ट हो जाते हैं, और इसको कहा जाता है Fe2O3, मतलब आयरन ऑक्साइड। रस्ट का जो फार्मूला है वो Fe2O3 है, आयरन ऑक्साइड। जब आयरन ऑक्सीजन की कांटेक्ट में और वाटर की कांटेक्ट में आते हैं तो उससे जंग लगता है और उससे आयरन ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। तो रास्टिंग होने के लिए जो दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है ऑक्सीजन और वाटर। फॉर रास्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज इम्पॉर्टेंट और वाटर वेपर इज एसेंशियल। तो जितना एयर में मॉइस्चर होते हैं, हवा में जितना नमी होते हैं, उतना रास्टिंग फास्टर होते हैं। ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होता है उतना रास्टिंग जो है ज़्यादा होते हैं। तो इस रास्टिंग से हम बचे कैसे,
हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो रस्टिंग से बचने के लिए जितना भी आयरन का आर्टिकल्स होते हैं, आयरन का सामान होते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, जो रस्टिंग करने वाला जो कंपोनेंट है, ऑक्सीजन, वाटर या फिर दोनों से बचाना होगा, कांटेक्ट में आने से रोकना होगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जितने आयरन के जो सब्सटेंस होते हैं, आयरन के सामान के ऊपर पेंट लगाया जाता है या फिर ग्रीस लगाया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है रेगुलरली पेंट या फिर ग्रीस लगा के रस्टिंग को प्रिवेंट किया जाता है। उसके और जो क्रोमियम और जिंक होते हैं, अगर क्रोमियम और जिंक का एक लेयर डिपॉजिट किया जाता है आयरन के ऊपर, तो वो भी रस्टिंग से प्रिवेंट करते हैं। ये जो प्रोसेस है जिससे आयरन की कोई भी सामान में जिंक या फिर क्रोमियम लगाया जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जो पाइप हम लोग हमारे घर पे यूज़ करते हैं जिससे वाटर आते हैं, उसमें भी गैल्वेनाइज्ड किया हुआ पाइप होते हैं जो रस्टिंग से प्रिवेंट करते हैं। नहीं तो जल्दी से जल्दी रस्टिंग होगा, क्योंकि वो पानी आने वाला वाटर होते हैं, वाटर कैरी करने वाला पाइप होते हैं, इसलिए उसको गैल्वेनाइज किया जाता है। जो शिप होते हैं, शिप क्या होते हैं, शिप आयरन से बना हुआ होते हैं और शिप का ज़्यादातर जो पार्ट है वो अंडर वाटर रहते हैं। उसके साथ साथ जो एबोव पार्ट होते हैं उसमें भी बहुत सारा वाटर लगते रहते हैं। तो क्या किया जाता है, और जो वाटर होते हैं, सी का जो वाटर होते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होते हैं जो रस्टिंग प्रोसेस को फास्टर कर देते हैं। इसीलिए जो शिप होते हैं, शिप को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी शिप क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए शिप का जो नीचे वाला जो हिस्सा होते हैं उसको हर साल बदला जाता है। जितना भी आप पेंट करो, कुछ भी करो, जो कि वो हमेशा पानी में रहते हैं, इसलिए वो डैमेज होते हैं और उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इससे आपको पता चलता है जो हमारे देश में जो मॉनिटरी लॉस है वो कितना ज़्यादा, हमारे देश में नहीं, वर्ल्ड में, एक्चुअली वर्ल्ड में जो मॉनिटरी लॉस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में होते हैं रस्टिंग की वजह से। जो स्टेनलेस स्टील होते हैं उसको बनाया जाता है आयरन, कार्बन और क्रोमियम, निकेल एंड मैंगनीज को मिक्स करके बनाए जाते हैं, इसीलिए इसमें रस्टिंग नहीं होता है, इतना जल्दी जंग नहीं लगते हैं। अभी हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, जो अपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, सॉल्ट को पाए जाते हैं जब सी वाटर इवापोरेट होते हैं। सी का वाटर जब इवापोरेट होते हैं तो उससे सॉल्ट बनते हैं, और सॉल्ट इससे बनाया जाने वाला जो सॉल्ट होते हैं उसका मैनर प्योर भी नहीं होता है, और उसका जो शेप होते हैं वो क्रिस्टल्स भी क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन बहुत सारा लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, मतलब बहुत सारा प्योर सब्सटेंस के जो क्रिस्टल होते हैं उसको इसी सोल्यूशन से बनाए जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। और ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है ये एक फिजिकल चेंज है। एक्टिविटी 6.9 में हमको यूज़ करना है सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट, मतलब सोल्यूशन यूज़ करना है। और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते वक्त हमेशा केयरफुल्ली जो है आपको इसे यूज़ करना है। इस एक्टिविटी के लिए आपको एक कप फुल करके वाटर लेना है, वाटर को एक बीकर में रखना है, उसमें कुछ ड्रॉप, ए फ्यू ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड डालना है जो डाइल्यूट हो, आपको पाउडर वगैरह नहीं डालना है, लिक्विड डालना है। उसके बाद आपको उस वाटर को हीट करना है। जब आप उसको हीट करोगे, हीट करते वक्त आपको उसको स्टीयरिंग करना है, मतलब घुमाते रहना है वाटर को, और साथ साथ आपको कॉपर सल्फेट का पाउडर उसमें धीरे धीरे डालते जाना है, और कंटिन्यूअसली आपको उस पर कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है जब तक ये
इसका बहुत सारा पार्ट डिसॉल्व ना हो जाए तब तक आपको डालना है। उसके बाद आप इस सोल्यूशन को आपको फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के बाद कुछ टाइम के लिए आपको इसको ठंडा करना है। जब आप ठंडा करोगे तब आपको वहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स दिखेगा, कुछ क्रिस्टल्स दिखेगा। अगर आपको क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल नहीं दिख रहा है तो आपको और थोड़ा टाइम जो है वेट करना है। जब आप वेट करोगे तब आपको वहाँ से क्या दिखेगा, क्रिस्टल दिखाई देगा। तो इस चैप्टर में आपने क्या देखा, क्या समझा, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस कैसे होता है उस बारे में देखा। उसके बाद आपने क्या देखा, चेंजेस देखा कि जो हमारे आसपास की चीज़ें होते हैं वो किस तरीके से फिज़िकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। तो अभी आपको आइडेंटिफाई करना है आपकी चारों तरफ जो चीज़ें होते हैं उसमें किस तरीके की फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, ये आप खुद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम कीवर्ड्स और चैप्टर का समरी पढ़ेंगे। थैंक यू।